हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कल की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन कवर किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि हम इस चैप्टर में रीड आउट कौन कौन से टॉपिक्स को हम रीड आउट करेंगे। इसलिए हमें थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाता है चैप्टर का, इस चैप्टर में ये है। आई होप आप लोगों को कल की वीडियो क्लियर रही होगी। तो उसी के साथ हम आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए फर्स्ट टॉपिक क्या था कल का हमारे इंट्रोडक्टरी सेक्शन में? हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि हम केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स कर रहे हैं वो हम एनसीईआरटी को लेते हुए चल रहे हैं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज में, चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज में ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे आए उसकी हिस्ट्री दी हुई है, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या सोचा। तो हम उसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. जो एंशियंट इंडियन थे, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो हमेशा इस चीज की तलाश में रहते थे कि अनजानी और अनदेखी जो मैटर की फॉर्म है उसको तलाश करने में। वो क्या है? एटम। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नाद postulated that if we go on dividing matter we shall get smaller and smaller particles। जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा अगर हम मैटर को डिवाइड करने लगे तो हमें छोटे से छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। और जब हम उसे तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में हम उस एक फॉर्म पे आ जाएंगे जहां पे हम उस पार्टिकल के टुकड़े नहीं कर सकते। कोई भी चीज है, इस चौक को भी मैं तोड़ दूं, लेकिन एट द लास्ट ऐसा पीस आ ही जाता है ना कि जिसके मैं दो टुकड़े नहीं कर सकती। ऐसे ही इसी इंडियन फिलोसफर ने कहा है कि लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है? Across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named these particles परमाणु। उन्होंने उस पार्टिकल को परमाणु कहा। Another Indian philosophers Pakuda Katayana elaborated the described and said that these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter। उसने इसी कंसिडरेशन को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा कि नॉर्मली जो ये पार्टिकल हैं ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं हमें। ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जाते, लेकिन ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। और इस कंबाइंड फॉर्म को उन्होंने नॉर्मली क्या कह दिया? नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ मैटर। वो क्या हो गई? मैटर की फॉर्म्स हो गई। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। उसने भी यही कहा कि अब जब हम मैटर को डिवाइड करने चलते हैं, मैटर के पार्टिकल्स को डिवाइड करने चलते हैं, एट द लास्ट ऐसी स्टेज आती है जिसपे हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है? Democritus called these individual particles atom, meaning indivisible। और Democritus, ध्यान रखना, किस साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया? Democritus called these indivisible particles। और उन्हीं डेमोक्रिटियस ने, जो डेमोक्रिटियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इंडिविजिबल पार्टिकल जो बिल्कुल नेग्लिजिबल के मतलब होता है, उन पार्टिकल्स को उसने एटम्स नाम दिया। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे एटम मिलके क्या बनाते हैं? एक मैटर बनाते हैं। और जो मैटर के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जो हम उनके टुकड़े करते हैं, एट द लास्ट वो ऐसा पार्टिकल जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। All these was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। ये जो थे ये खुद के खोजे हुए वो थे, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं थे। और ये कंसिडरेशन 18th सेंचुरी तक चलती रही। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी की एंड में
साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। साइंटिस्ट ने क्या करा, रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि दो चीजों के बीच में डिफरेंस, अंतर। किन दो चीजों के बीच में? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जो हम चैप्टर फर्स्ट में सेकेंड में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स। अब तो इसकी ब्रीफ फॉर्म आएगी, ठीक है। And naturally became interested to find it out how, why elements combine and what happen when they combine। अब हमें पता चल गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम नेचुरली ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो कैसे होते हैं और क्या बनाते हैं, ठीक है। Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। और यही सर्च के लिए एंटोइन एल लवोजियर ने क्या करा, ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल कंटिन्यू रखे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए, काफी सारे लॉज, दो लॉज, जिससे हमें ये जानने को मिल जाएगा कि जो एलिमेंट्स कंबाइन अप होते हैं, इससे हमें ये आइडिया भी लग गया कि हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कौन किस तरह के लॉ पढ़ेंगे, कि जो एलिमेंट कंबाइन अप होते हैं वो कैसे होते हैं और वो एट द लास्ट कंबाइन होके क्या बनाते हैं। क्लियर हुई एटम और मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री। अब आप बात करोगे मैम सारी बात तो यहाँ पे एटम की हुई, मॉलिक्यूल तो कहीं आए। बेटा सिंपल है, मैटर किससे बना है? एटम्स से। एटम्स से क्या बना है? मॉलिक्यूल्स। काफी सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एटम बनाते हैं, ठीक है, समझा रहा है। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली एटम और मॉलिक्यूल की हिस्ट्री, सिंपल सी हिस्ट्री थी। जो डेमोक्रिटस ने, काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च आउट करा। एक ने जब रिसर्च किया तो उसने जाना कि हाँ एक ऐसा छोटा पार्टिकल होता है जिसमें लास्ट में ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं किए करे जा सकते, ठीक है। तो उसने इतना सर्च कर लिया था, फिर उसी पे आगे सर्च किया डेमोक्रिटस नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने ये बताया कि इन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। यही इसकी हिस्ट्री थी और ज्यादा कुछ नहीं। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ये वाला हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज केमिकल कंबाइन हो रही है उसके क्या नियम है, वो लॉज है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह के लॉ होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन। ठीक है, इसमें पहला लोग देखते हैं, इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज reaction take place। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मैंने आपको कल इंट्रोडक्टरी सेक्शन में बताया था, हल्का सा वही हल्का सा टॉपिक है इसमें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कोई भी चीज जो कंजर्व यहाँ पे वर्ड यूज होता है उसका मतलब यही है, कोई भी चीज इवन वो मास हो या वो एनर्जी हो, क्या होता है, नॉर बी क्रिएटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स दैट अ मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे खत्म कर सकते हैं।
neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. जब भी हम किसी भी chemical reaction कर लेते हैं, that law is known as law of conservation of mass. But energy में क्या होता है, it can be transferred from one place to another. energy को transfer कर सकते हैं लेकिन mass को नहीं कर सकते. नेक्स्ट है आपका law of constant proposition. ये लो क्या कहता है आपका, देखो ध्यान से, this led to the law of constant which is also known as law of definite, इसे law of definite proportion भी कहते हैं. this law was stated by Proust. in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. ठीक है. According to Dalton's atomic theory, लेवोजियर मैंने बताया ना, एंटोइन एल लेवोजियर ने इन लॉज के बारे में बताया था. लेवोजियर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound come from or who prepared it. In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen in the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly in ammonia, nitrogen and कुल मिला के लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन क्या होता है, दैट मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. सिंपल है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन का मतलब ये है कि कोई जो चीज कांस्टेंट रहेगी बदलेगी नहीं. प्रेपोजिशन रेशियो में जो चीज दी होती है हमें पता है काफी सारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं. जानते हैं हम ये चीज अच्छे से, जानते हो ना, बनाते हैं ना. अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि वाटर बनाती है. ठीक है. हाइड्रोजन की जो तो रेशियो अगर काउंट करें 1:8 रेशियो निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, जो वाटर है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है H2O, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब ये है कि वाटर का सोर्स कोई भी हो, रिवर हो, डैम हो या पॉन्ड हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी सोर्स हो रिवर का, बट उसको कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो सेम रहेगा. हम चाहे एक मग्गा पानी लें चाहे एक बाल्टी पानी लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोजिशन सेम रहता है. यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन, कि हम जानते हैं जो कंपाउंड्स है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है, लेकिन जो वो बनता है उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो कंपाउंड कहाँ से आया और किसने प्रिपेयर किया. मैटर सिर्फ ये करता है वो जिन दो चीजों से बन रहा है, जिन दो एलिमेंट से बन रहा है, उनका जो प्रपोजिशन है, उनका जो रेशियो है वो बराबर ही होना चाहिए हर एक स्टेज में, बेशक उस चीज का सोर्स कुछ भी रहा हो. क्लियर. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन, दो लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन. आज के लिए इतना ही. कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके हमें 3 पॉइंट्स कवर करने हैं, पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेनेशन और लिमिटेशन. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.